नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकमंच। आपके साथ मैं हूं निहारिका शाहदेव। आज के वर्चुअल चर्चा शो में हम बात करेंगे अंकित परिहार जी से। अंकित परिहार कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। अंकित परिहार उन्नाव की भगतनगर विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं। अंकित परिहार जी से हम आज बात करेंगे राहुल गांधी के दिए हुए बयान पर, जिस पर उन्होंने मोदी सरकार पर चाइना के विवाद को लेकर निशाना साधा है। अंकित जी, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंकित जी, अभी राहुल गांधी ने जस्ट ही कुछ दिनों में अभी वीडियो अपना जारी किया है, जिसमें उन्होंने चाइना की रणनीति, समीकरण, स्ट्रैटेजी और पीएम मोदी की छवि पर उन्होंने प्रश्न किया है। 56 इंच के सीने पर प्रश्न किया है, उनकी प्रतिक्रिया मांगी है और चैलेंज एक्सेप्ट करने के बारे में पूछा है। ये आप बताएं कि अगर उनकी जगह राहुल गांधी होते तो वो क्या कदम उठाते? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी जी ने जो भी प्रश्न किए हैं वो मैं समझता हूँ कि देश के विपक्ष के नेता के तौर पर जो उनकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन वो पूरी जिम्मेदारी और पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं। और वो उस देश के उस प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता के तौर पर एक कहता था कि देश को चीन के लोगों को लाल आंख दिखाकर बात करनी चाहिए। इस राजनीतिक जुमले के साथ जिन्होंने वोट मांगने का काम किया, सत्ता में बैठे, और उनकी सरकार के चलते अगर हमारे देश के सैनिकों को चीन के हाथों शहीद होना पड़ा, तो मैं समझता हूँ कि बहुत शर्मनाक स्थिति आज देश के लिए पैदा हुई है। और राहुल गांधी देश के विपक्ष के नेता हैं, जिम्मेदार नेता हैं, देश की संसद के सदस्य हैं। वो अगर कोई सवाल उठा रहे हैं तो उन्होंने कोई रणनीति के बारे में सवाल नहीं उठाया। उन्होंने कोई इस बारे में सवाल नहीं किया कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कोई बहुत जो है गोपनीय बात है, उसको आप नहीं साझा करना चाहते, नहीं करिए। लेकिन कम से कम इस बारे में जानकारी इस देश को होनी चाहिए, और इस देश के आम लोगों की जो चिंता है, नौजवानों की जो चिंता है कि आखिर हमारे देश की सीमा पर क्या हो रहा है। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री का वक्तव्य एक बार आता है और वो कहते हैं कि हमारे देश में की सीमा में न कोई घुसा है, न किसी ने घुसपैठ की है, न किसी प्रकार का कोई कब्जा हुआ है। उसके थोड़े ही दिनों बाद जब सरकारी आधिकारिक बयान जारी होते हैं तो उनमें कहा जाता है कि चीन की सेनाएं वापस लौट गई हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वापस लौट गई हैं तो घुसी थी कि नहीं घुसी थी, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय पटल पर आज जो बयान प्रधानमंत्री जी ने दिया है वो चीन को मजबूत करने वाला बयान दिया है। अगर प्रधानमंत्री जी के वक्तव्यों को लेकर चीन अंतरराष्ट्रीय पटल पर एक कहने का हकदार हो जाए कि जब देश का प्रधानमंत्री ये स्वीकार कर रहा है कि हमारे देश में कोई नहीं घुसा, तो आखिर गलवान घाटी में आज परिस्थितियां क्या है, इस बात का कुछ जानने की उत्सुकता देश के हर नागरिक में। अंकित जी, अभी आप उनके बयान के बारे में बात कर रहे हैं। जब अभी चाइना में जब बात हो रही है जहां पर उन्होंने कैंप लगाया था, तो उसके बाद अब हो रहा है कि उन्होंने कहा कि वो हट गया। तो कहीं ना कहीं ये हो रहा है ना कि भारत से डर गया चीन, इसलिए उन्होंने अपने कदम पीछे कर लिए कि कहीं विश्व युद्ध ना हो जाए। क्योंकि अब मोदी जी ने तो ठान ही लिया है कि अगर आप ऐसा कुछ होगा तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। देखिए, भारत से अब डर गया है चीन, इस शब्द पे थोड़ी सी मुझे आपत्ति है। और वो इसलिए है क्योंकि देश देख रहा है कि पिछले 40-50 सालों में पहला मौका आया है देश में, जब चीन के साथ एक खुला युद्ध हुआ। उस दौर के बाद इन 40-50 वर्षों में पहला मौका आया जब चीन के सैनिकों से हमारी सीधी मुठभेड़ हुई, और उस मुठभेड़ में हमारे सैनिकों को शहादत देनी पड़ी। तो अब आप बताइए कि 40-50 सालों में अगर पहली बार ये वाकया देखने को मिल रहा है कि हमारे सैनिकों को शहादत देनी पड़ रही है चीन की से मुठभेड़ में, तो आखिर कौन सी स्थिति पैदा हो रही है हमारे देश के अंदर, और कैसी सरकार चल रही है। अंकित जी, राहुल जी ने तो खुद ही सवाल किया है कि अपनी छवि की चिंता न करते हुए मोदी जी क्या करेंगे, क्या वो हथियार डालेंगे, इसका सामना करते हुए क्या करने वाले हैं मोदी जी। कहीं ना कहीं वो तो खुद ही ललकार रहे हैं कि मोदी जी की वर्ल्ड वॉर करेंगे नहीं करेंगे, उनके ऊपर हथियार डालेंगे नहीं। कहीं ना कहीं उनकी बात से तो लग रहा है कि वो ललकार रहे हैं कि हो। देखिए, देश हमारा मजबूत है, हमारे देश की सेना मजबूत है, हमारे देश के सैनिकों का जो जज्बा है, जो उनका हौसला है, जो उनकी ताकत है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर है। ऐसी स्थिति में हम किसी के सामने सरेंडर करेंगे, ये संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो कूटनीति है हमारे देश की सरकार की, जो राजनयिक संबंध है हमारे देश की सरकार के, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उनकी जो समन्वय है पूरे दुनिया के देशों से, मैं समझता हूँ कि उनमें कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आज नेपाल जैसा देश, जो हमारा मित्र देश रहा, हमारा सबसे ज्यादा सहयोगी देश रहा, हमारा सबसे ज्यादा पड़ोसी देश रहा, आज जब वो हमको आंखें दिखाने पर उतारू है, तो मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश की सरकार को ये सोचना चाहिए कि उनके साथ कहाँ गलतियां हुई, कहाँ त्रुटियां हुई कि आज जो छोटे छोटे देश, भूटान जैसा देश,
जो आज वो भी हमको आंखें दिखाने पे उतारू है। तो आप समझिए कि इस देश में कहीं ना कहीं राजनयिक स्तर पर फेल्योर है इस सरकार का। इस सरकार की जो गलतियां हैं उनकी नाकामियां हैं, और उन नाकामियों पर अगर सरकार के साथ जो विपक्ष के लोग हैं वो अगर उनसे सवाल पूछना चाहते हैं उसमें कोई गलत बात नहीं है। जनता को, इस देश के लोगों को, इस देश के विपक्षी नेताओं को जानने का हक है और उनको सवाल उठाने चाहिए। ये सवाल वाजिब है। ये आपको नहीं लगता है कि जब से मोदी जी ने ये कोशिश करने की शुरुआत की है कि जितने भी एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशनल सिस्टम है, हमारी अर्थव्यवस्था है, वो हमारे देश में ही सुरक्षित रहे, हमें किसी देश पर डिपेंड ना रहना पड़े, हमारे बच्चों को कहीं और पढ़ना ना जाना पड़े, हमारी जो भारत को मजबूत करने के लिए वो जो काम कर रहे हैं, इससे तिलमिला रहे हैं दूसरे देश के लोग, क्योंकि हाँ, अब कितनी सारी जो प्रॉफिट होती थी दूसरे देश से, मतलब जो अब हमारा चल रहा है इकोनॉमिक सिस्टम जो चल रहा है, कहीं ना कहीं जो भी प्रॉफिट होती थी वो भारत के वजह दूसरे देशों को ज्यादा होती हुई रही है। इसी चीज को देखते हुए मोदी जी ने लोकल को इतना महत्वपूर्ण बताया है। देखिए, दो बातें हैं, भाषण का देश, भाषण का शासन, और ये हकीकत का शासन। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आपने कहा कि मोदी जी ने लोकल और वोकल की बात कही। आप इससे पहले मेक इन इंडिया भी सुन चुके हैं, लेकिन आज तक इस देश की सरकार, मेक इन इंडिया से इस देश को क्या फायदा हुआ, इस देश के कितने गरीबों को, कितने बेरोजगारों को उसका लाभ मिला, इस बारे में आज तक कोई भी आंकड़ा इस देश की सरकार सकारात्मक आंकड़ा नहीं प्रस्तुत कर सकती। और जहां तक बात आप कर रहे हैं कि अब मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी कह जरूर कुछ भी रहे हो, मैं नहीं समझता कि मोदी जी के भाषणों पे बहुत ज्यादा गंभीर होने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके भाषण उतने ही खोखले होते हैं जितने खोखले मोदी जी का सरकार का चलाने का तरीका है। लेकिन इस देश को आज पूरी दुनिया के सामने छाती ठोक कर खड़े होने वाला देश अगर किसी ने बनाया है तो पिछले 50-60 सालों में हमारे देश के पूर्वजों ने, हमारे देश के बुजुर्गों ने जो मेहनत की है, जो उन्होंने अपना योगदान दिया इस देश को बनाने में, उसको कोई नकार नहीं सकता। आज हमारे ऐसे पास कौन सी आप चीज कैसे ऐसी बात है। कर रहे हैं? पिछले टाइम से जितनी भी हमें दूसरे देश पर डिपेंड होना सिखाया है, दूसरे देश में जाके पढ़ाई करना सिखाया है, और जब मनमोहन सिंह की अगर हम बात करें, नेहरू जी की बात करें, उन्होंने तो सीधे अपनी जो हमारी कई सारी जमीन है जिसमें उन्हें डेवलपमेंट नहीं दिखा वो दान दे दिया। और उसी तरफ अब मोदी जी अगर उसी चीज को देख रहे हैं कि जिस जमीन को बेची गई है या फिर नहीं हुआ है, हमारे देश को और मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत हो रही है? चलिए, दोनों आप आपके सवाल में दो बातें हैं और दोनों बातों का जवाब देता हूं मैं। पहली बात तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम लिया और आपने दूसरा नाम लिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जमाने में आपको याद होगा कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति बराक ओबामा जिस देश के भ्रमण पे आए, और आपको तब भी याद होगा कि बराक ओबामा जी के भ्रमण का जो कार्यक्रम था वो सिर्फ इसलिए था कि भारत उनके देश के लोगों को रोजगार दे सके। तो बताइए, हिंदुस्तान की ताकत वो क्या, इतनी बड़ी ताकत के कमजोर ताकत थी कि विश्व के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति को भारत के दौरे पर इसलिए आना पड़ा कि उस देश के बेरोजगारों को हिंदुस्तान से रोजगार मिल सके। ये छोटी बात नहीं थी। और दूसरी बात, आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जिक्र किया। अगर आप तुलना करना चाहती हैं तो सन 1947 के भारत से तुलना कीजिए। वो 1947 का भारत जो मैं कहता हूं कि घुटनों पे चलता हुआ देश आज छाती ठोक कर खड़ा हुआ देश बना हुआ है। पूरी दुनिया में आज हमारा डंका बजता है। किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, आईटी के क्षेत्र में अगर सूचना प्रौद्योगिकी का जो की क्रांति हुई वो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की देन है। अगर राजीव गांधी जी ने आज से 25-30 साल पहले वो सपना न देखा होता तो आज शायद सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हमारा देश इतनी मजबूत स्थिति में पूरी दुनिया के सामने न खड़ा होता। आज किसी भी क्षेत्र में देखिए, आप विज्ञान के क्षेत्र में देखिए, आज हम एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष में एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में पहचाने जाते हैं। आप तुलना कीजिए 1947 के भारत से और आज के भारत से, क्या योगदान रहा है इसमें 6 सालों का। 6 सालों का एक बड़ा उल्लेखनीय योगदान अगर मोदी जी बता दें या भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें, कोई भी आप कोई भी उल्लेखनीय योगदान अगर देखेंगे तो सारा का सारा इन 6 सालों के पहले का, चाहे आप आईआईटी की बात कीजिए, चलिए अंकित आईआईएम्स जी, की बात कीजिए, एम्स आप की बात कीजिए। आपने चलिए आपने कहा कि इतना कुछ सारा कुछ कांग्रेस ने किया है, करते आए हैं, लेकिन अभी जो युवा है, अभी के जो लोग हैं मोदी के काफी समर्थन में है, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, काफी समर्थन में है, ये कोई कहना कोई बड़ी मैं समझता हूँ कि इसका कोई प्रामाणिकता नहीं, नहीं पूरे हर है। हर और समर्थन में है, मोदी जी का बोलबाला बिल्कुल। भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग उन्हें पसंद, उनके कामों को पसंद कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। इनके कामों को देखिए, इनके कामों को पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जिस तरह से इस देश की सरकार ने, अब मैं समझता हूँ कि अगर मोदी जी को मैं उस दिन अच्छा राजनीतिक मानता, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अच्छा राजनीतिक उस दिन मानता जब वो अपने काम के नाम पर वोट मांगते।
जब वो अपने देश के लिए दिए गए योगदान के नाम पर वोट मांगते। अगर आज भारतीय जनता पार्टी के लोग और नरेंद्र मोदी जी इस देश के लोगों की भावनाओं को भड़काकर वोट मांग रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी नाकामी का सबूत है। आज भी उनकी राजनीति का आधार भड़काने का नौबत ही क्यों आया इतनी, अगर उनकी अभी अगर मोदी सरकार को धार्मिक इतना भावनाओं कुछ के आधार करना, पर, जातीय भावनाओं के आधार पर। अंकित जी जब इतना कुछ उनको करना पड़ रहा है, 6 साल की अगर हम बात करें उसमें इन लोगों ने मेक इन इंडिया बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट की हैं। पहले अगर ये हमेशा से इतने टाइम से हम आगे भी पढ़े आ रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, अगर डेवलप कंट्री हो गई होती तो अभी तक कांग्रेस की सरकार ही रहती। देखिए, ऐसा डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री का तो ये बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है, लेकिन सिर्फ एक मैं बात करना चाहता हूँ कि 6 साल पहले का भारत और आज का भारत, 1947 का भारत, 2014 के तक का भारत और 2014 से लेकर 2020 तक का भारत, इन चीजों की पे तुलना करने की आवश्यकता है। 2014 के पहले इस देश की आर्थिक स्थिति क्या थी, 2020 में देश की आर्थिक स्थिति क्या है, 2014 में इस देश की बेरोजगारी का आंकड़ा क्या था, 2020 में आज बेरोजगारी का आंकड़ा क्या है, अपराध का आंकड़ा 2014 के पहले इस देश में क्या था, है जो आपका एक हैप्पीनेस इंडेक्स है इंटरनेशनल लेवल पे, आप उस पर कहां से कहां पहुंचते जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मानक की जो भी आपके देश में आप जहां भी तुलना होती है, जहां पे आपका परीक्षण होता है, वहां पे हम लोग हम लोग जो है नीचे खिसकते चले जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये विफलता के सबसे बड़े सबूत है कि 2014 से लेकर 2020 तक जो शासन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश में हुआ है, उससे देश हर पायदान में ही पिछड़ने का काम हुआ है। कहीं भी डेवलपमेंट की बात नहीं है। भाषण में अच्छा है, भाषण में डेवलपमेंट अच्छा हुआ है। आपने ये कहा, लेकिन इस वीडियो में तो कुछ और ही नजर आया है। उन्हें अचानक इतनी फिक्र हो रही है मोदी जी की। राहुल ने खुद कहा कि मुझे फिक्र हो रही है कि वो आगे कैसे कदम उठाएंगे, कहीं वो हार ना मान ले, मोदी जी आगे क्या निर्णय लेने वाले हैं। तो हम ये मान ले कहीं ना कहीं राहुल जी ने मतलब हार मान लिया है मोदी जी के आगे। देश के सारे जो प्रबुद्ध लोग हैं, वीर लोग हैं, वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि आज नरेंद्र मोदी की सरकार जो चल रही है वो तानाशाही की सरकार है, इसमें किसी को संदेह नहीं। इस देश के तमाम विपक्षी नेता आज नरेंद्र मोदी के प्रभाव में, दबाव में, किसी न किसी माध्यम से उनके सामने उनको जो है उन्होंने आत्मसमर्पण कर रखा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो पूरी दमदारी के साथ और वाजिब सवाल उठा रहे हैं, वाजिब मुद्दों पर बात कर रहे हैं, वाजिब जगहों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इस सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, विपक्षी नेताओं की आवाज को गंभीरता से नहीं लेती। उसके दुष्परिणाम हमको एक नहीं अनेक मौकों पर इस देश में देखने को मिले। राहुल जी तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है थोड़े कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो जब भी कभी कोई बयान देने की कोशिश करते हैं, वो अच्छे के लिए ही क्यों ना हो, हमेशा कंफ्यूज नजर आते हैं। इस बार भी इनका कहना है कि कहीं ना कहीं हमारे अपने देश को दूसरे देशों से बचाना है, कहीं विश्व युद्ध ना हो जाए। वहीं दूसरी ओर इनका कहना है कि अपनी पीएम जो मोदी जी हैं वो अपनी छवि की चिंता न करते हुए चाइना को जवाब दे। इतने कंफ्यूज क्यों है? दो चीज वो बोल रहे हैं कि एक और देश को इससे बचाना भी है और दूसरी ओर वो बोल भी रहे हैं कि भूत और जवाब दें। नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं, तो बिल्कुल क्लियर कट बात है। देखिए, देश को बचाना, देश के सम्मान और स्वाभिमान को, देश की आन और बान शान को बचाना इस देश के नेतृत्वकर्ताओं का काम, सरकार में बैठे हुए लोगों का काम है। आज हम इस बात का संदेश पूरी दुनिया में दे सके कि नहीं, हिंदुस्तान वही हिंदुस्तान है जिसने पाकिस्तान को चीर कर उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। आज भी हिंदुस्तान के अंदर वही मजबूती है। ये संदेश पूरी दुनिया में पहुंचे, इस बात की जिम्मेदारी इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश की सरकार की। अगर पड़ोसी देश यही बात कही है, अगर पड़ोसी देश अगर धमका रहा है, डरा रहा है कि हम ये कर सकते हैं, ये कदम उठा सकते हैं, तो हमारा देश क्या शांत हो जाए, चुप हो जाए? आपका ये कहने का मतलब? नहीं, हमने ये नहीं कहा, हमने यही तो कहा कि आप पूरी दुनिया को संदेश दीजिए कि अगर मौका पड़ेगा तो हम वही हिंदुस्तान है जो किसी देश का भूगोल बदल सकते हैं, पूरी दुनिया का भूगोल बदल सकते हैं। हम वो लोग हैं जो एक देश को फाड़कर 2 देश बना देते हैं। हम वो हिंदुस्तान की मजबूत सेना के लोग हैं, वो हिंदुस्तान का जज्बा है। हम ये संदेश पूरी दुनिया को दे। आज कैसे हिम्मत पड़ रही है चीन की? मैं पूछना चाहता हूँ, 40-50 सालों में वो हिम्मत नहीं पड़ी, आज कैसे हिम्मत पड़ रही है चाइना की कि हमारे देश के सैनिकों के साथ मुठभेड़ कर रहा है और हमारे देश के सैनिकों को शहादत देनी पड़ रही है? ये हिम्मत कहीं ना कहीं उसके अंदर आई है, देश के शासन की कमजोरी देखकर। आप उन पर सवाल उठा रहे हैं। 2008 का अग्रीमेंट याद होगा, जब राहुल गांधी और सोनिया जी खुद मतलब चाइना के प्रधानमंत्री से मिलकर अग्रीमेंट साइन किया था। कौन सा एग्रीमेंट साइन किया था? क्या एग्रीमेंट साइन किया था उन्होंने? 2008 में अग्रीमेंट उन्होंने साइन किया था, मैं आपको बता दूं। देखिए, राहुल जी और देखिए, पहली बात तो आप कह रहे हैं राहुल जी और सोनिया जी ने कोई एग्रीमेंट साइन किया, तो राहुल जी और सोनिया जी, हाँ बताइए, राहुल जी और सोनिया जी एग्रीमेंट किस आधार पर साइन करेंगे भाई? राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री थे,
जब सोनिया गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी तो एग्रीमेंट साइन करने का क्या आधार था? कोई एग्रीमेंट राहुल जी और सोनिया जी कैसे साइन करेंगी? पहली बात। और चलिए दूसरी ये बात, बताती हूँ, सुनिए। कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच जो 7 अगस्त 2008 को अग्रीमेंट हुआ था, जिसमें राहुल गांधी और चीन की तरफ से उनके अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मंत्री वांग जियारुई ने दस्तक किए थे, हमारे पास प्रूफ है। अब इस पर बताइए, नहीं देखिए वो, अभी इस नहीं नहीं आधार हाँ मैं पर वो क्यों ऐसा बोल रहे आपके, हैं, जिसपे उन्होंने 2009 में 2199 के में स्थापित फाउंडेशन जो नहीं था क्या लोगों क्या का। समझौता, ये दो दो नहीं तो दो अब राजनीतिक पार्टियों के उस बीच टाइम आपने में। अग्रीमेंट साइन किया चाइना के साथ मिलकर, दूसरे देशों के साथ मिलकर, तो अब आप ये क्यों कह रहे हैं कि इनके राज्य में बरगलाने की बात की जा रही है, विश्व युद्ध की का नौबत आ गया है? नहीं 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 देखिए ये दोहरी बात है इसमें, दोहरी बात है। देखिए संबंध रखना, किसी पड़ोसी देश से संबंध रखना, किसी पड़ोसी देश के साथ संवाद करना, किसी पड़ोसी देश के साथ समन्वय रखना, इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन उस समन्वय और संवाद और संबंध में अगर हमें कहीं झुकना पड़ रहा हो, हमें अपने आप को कमजोर करना पड़ रहा हो, अंकित वो जी गलत है। हमारा मैं पूछना चाहता हूं कि अंकित अगर जी हमारी सेना इतनी आपने जो सशक्त समझौता है। का जिक्र किया, हाँ। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। मैं आपसे जिस समझौते का जिक्र कर रही हैं, वो समझौता, कोई भी समझौता होगा तो वो कोई इस ढंग का नहीं है कि हमें कहीं किसी चीज में कमजोर होना पड़ रहा है। समझौते की बात अगर, और जहां तक आपने बात कही पैसा लेने की या किसी फंड लेने की, तो उस बारे में तो मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस देश की सरकार ने उसके बारे में बहुत उच्च स्तरीय जांच की घोषणा कर रखी है। और उस बारे में जो भी संबंधित लोग हैं, राहुल गांधी जी हो चाहे सोनिया गांधी जी हो, उन्होंने खुले मन से कहा है कि हम उस जांच में सामना करेंगे। और मैं भी इस बात को कह सकता हूं कांग्रेस के कार्यकर्ता की हैसियत से कि हमारी जांच किसी भी स्तर पे आप करना चाहते हैं करिए, अगर आपको कुछ गलत लगता हो तो उस पर आपको जो सही न्याय के अंतर्गत आपके अंदर जो भी कार्रवाई होगी उसका सामना करेंगे हम लोग, आप चलिए। कार्रवाई करिए। लेकिन उसी जगह दूसरी बात आती है कि जब पीएम केयर फंड की बात हम करते हैं, क्या पीएम केयर फंड में चाइनीज लोगों ने कोई पैसा दिया है कि नहीं दिया है? क्या वो पैसा किस ढंग से उसका उपयोग किया गया, कितना पैसा दिया, किस माध्यम से दिया, किस आधार पे दिया, इस बात का सवाल जब इस देश के विपक्ष के लोग बहुत वाजिब तरीके से और बहुत ही स्थान पर वाजिब जगहों पर उठाने का काम कर रहे हैं, तब इस देश की सरकार उसका जवाब क्यों नहीं दे रही है? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। हम तो आपने किसी भी खुद जांच का हमारे सामना करने को तैयार है। आपने आप खुद आपने खुद मेरा प्रश्न खड़ा कर दिया। आपने फंडिंग की बात की, तो फिर से मैं आपको याद दिला दूं, जो राजीव गांधी जी का फाउंडेशन था उसके तहत 2005 और 2006 के दौरान चाइनीज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चाइनीज दूतावास के लिए 3 लाख अमेरिकी डॉलर का फंड क्यों लिया गया था? आप करे तो सही है, अगर मैं, भाजपा करे तो गलत है। मैंने इसका जवाब पहले दे दिया, मैंने इसका पहले ही जवाब दे दिया कि मैंने सही गलत क्या है क्या नहीं है इसका फैसला जांच कमेटी करेगी। अगर जरूर। अगर आपको लगता है कि अगर हमने किसी जो संवैधानिक जो मजबूरियां हैं, जो संवैधानिक बंधन है, उनसे आगे बढ़कर अगर कोई काम किया है और वो न्यायिक रूप से गलत है, तो आप उस पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर हम गलत पाए जाएंगे तो हम पे कार्रवाई करिएगा, लेकिन हम कार्रवाई करवाने के लिए तैयार हैं, हम उस जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार में, आज सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार लोग इस बात का जवाब देने के लिए तैयार क्यों नहीं है कि पीएम केयर फंड में चीन की किन किन कंपनियों ने किस माध्यम से कितना पैसा क्यों दिया, किसके कहने पे दिया, किस तरह से दिया, कितना पैसा दिया, कहां खर्च हुआ, वो उस बात का हम तो जांच कराने के लिए तैयार हैं। आप इस बात का छोटा सा जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं हो, तो ये तो एक बहुत असमानता की बात है। मैं समझता हूँ कि ये तो उचित बात नहीं है। चलिए, अब अगला सवाल ये है कि अगर राहुल जी को इतनी चिंता है और पता है कि खुद उन्होंने कहा है कि चीन की राजनीति क्या है, उसको वो खुद उजागर क्यों नहीं कर देते कि भाई ये कुछ होने वाला है, मोदी सरकार ये कदम उठाए, कुछ अपना खुद से सुझाव दे। जब इतना बड़ा मुद्दा वो खुद बोल रहे हैं कि कुछ होने वाला है, तो क्यों नहीं वो खुद आगे आके बोल रहे हैं कि ये काम करना चाहिए? इस पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं वो? नहीं तो राहुल जी ने कब कहा, किस किस माध्यम से, किस जो प्लेटफॉर्म पे, वीडियो किस आई फोरम पे है, राहुल जी ने, जो मैं बता रहा वीडियो हूं आई आपको, है, हाँ। राहुल जी ने जो भी सवाल उठाए हैं, जी। मैं समझता हूं कि ये तमाम मौके पर ये बात कही भी है। और ये हमेशा होता आया है। सरकार जब संकट की स्थिति पैदा होती है या कोई विषम परिस्थितियां देश के अंदर पैदा होती है, तो सरकार हो चाहे विपक्ष हो चाहे किसी भी दल के लोग हो, वो सारे लोग एकजुट होकर खड़े होते हैं। और उसका तमाम जगहों पर हमें उदाहरण देखने को मिले।
इस मौके पर भी चाहे वो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, उन्होंने हमेशा कहा कि हम विपक्ष के रूप में इस देश की सरकार के साथ पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। लेकिन सरकार का क्या फर्ज बनता है, सरकार ने कितनी बार सर्वदलीय बैठक बुलाई, किन किन मुद्दों पर सर्वोच्च नेताओं से आपने मशविरा किया, किन मुद्दों पे आपने उनको चर्चाएं की उनसे, किन जगहों पर आपने उनको बुलाकर उससे जो है आज की परिस्थितियों के बारे में जानकारी लेने का या जानकारी देने का काम किया। राहुल जी अगर कुछ कहेंगे तो कोई ऐसा तो है नहीं कि मंच पे सड़क पे खड़े होकर कुछ कहेंगे, बहुत गंभीर बात है। राहुल जी अगर कुछ कहेंगे तो किसी उचित प्लेटफॉर्म पे कहेंगे, किसी उचित फोरम पे कहेंगे, लेकिन वो उचित प्लेटफॉर्म, वो उचित फोरम क्रिएट करना सरकार का काम है। अगर वो सरकार करेगी तो निश्चित तौर पर राहुल जी उसको फॉलो करेंगे। ये तो हमारी चर्चा हो गई जो हम बात करना चाहते थे। आप हमारे मंच के थ्रू आज के युवा को और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज आपका ये सम्मानित मंच है और आपने हमें आमंत्रित किया, इसके लिए मैं सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आपको और आपकी पूरी टीम को और मैं शुभकामनाएँ देता हूँ कि आपका भविष्य उज्ज्वल हो, आपकी पूरी टीम का भविष्य उज्ज्वल हो और आप लोग बहुत आगे पत्रकारिता के क्षेत्र में नाम कमाएँ। हम लोगों को सबको जो है गौरवान्वित करें। मैं सिर्फ एक ही संदेश आपके माध्यम से देना चाहता हूँ, विशेष रूप से अपने नौजवान साथियों को, कि चाहे आज का दौर हो और आज का दौर तो कठिन दौर है, आने वाला दौर और भी कठिन होगा। हमें पूरी हिम्मत के साथ, एकजुटता के साथ, चाहे व्यक्तिगत मसला हो, चाहे वो सामाजिक मसला हो और चाहे वो देश का मामला हो, हम सबको एकजुटता के साथ एक राय होकर पूरी ताकत के साथ अपनी हिम्मत को दिखाने का काम करना है। और दूसरी बात ये है कि जो राजनीतिक पार्टियों के लोग आपको तरह-तरह की चीजों से जो आपके मतलब की नहीं होती हैं, उन बातों पे ले जाकर आपको भिड़ाने का काम करते हैं। आपके जो बेसिक मुद्दे हैं, आपकी जो बुनियादी सुविधाएँ हैं, आपकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, उन पर चर्चाएँ नहीं करते हैं। उन पे चर्चाएँ ना करके आपको आपकी भावनाओं के साथ खेलने का काम करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप इस बात को तय करिए कि आपकी बुनियादी ज़रूरत क्या है। आपकी बुनियादी ज़रूरत अगर आप पहचानेंगे, उसके उस मुद्दे पर आप सरकारों से, राजनीतिक लोगों से, नेताओं से बात करना शुरू करेंगे, तभी आप सही मायने में अपने परिवार का, अपने समाज का विकास कर पाएँगे। अन्यथा सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक नारे आते रहेंगे और राजनीतिक नारों और जुमलों में आप लोग फंस के अपने भविष्य को बर्बाद करते रहेंगे और इस देश का भविष्य भी बर्बाद होता रहेगा। तो सबसे पहले अपने हित को समझिए और अपने हित के लिए लड़ाई लड़ना और अपने हित के लिए सवाल उठाना शुरू करिए, तभी कुछ इस देश का और आपका अपना भला हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वर्चुअल चर्चा शो से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द लोकमंच न्यूज़। हम इसी तरह नए नए मुद्दे उठाते रहेंगे और प्रश्न करते रहेंगे तमाम नेताओं से। और आपको हमारा शो कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताएं।